ओए साइड पर हो जाओ। एक नहायत खुरदरी, गैर महज़ब और भद्दी आवाज़ मेरी समात से टकराई। मैं गुस्से से पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे एक महज़ब, पढ़ा लिखा और खूबसूरत शख्स खड़ा था। उसने कीमती इतालवी सूट पहन रखा था, उसके बालों पर जेल लगा था, उसकी आंखों पर धूप का महंगा चश्मा था और उसके बदन से आला दर्जे की खुशबू आ रही थी। मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गया। मैं अभी मखमसे में था कि दूसरी मर्तबा वही खुरदरी आवाज़ आई, साइड पर हो ना। मैंने देखा उस महज़ब शख्स के पीछे इंतहाई 8-10 उजड़, गैर महज़ब और बदमाश किस्म के लोग खड़े थे। उनके हाथों में कलाशनकोफें थीं। उन्होंने लंबे घेरे की शलवारें और खुले कुर्ते पहन रखे थे और उनके गले में चादरें लटक रही थीं। इन सब ने उस महज़ब शख्स को अपने हिसार में ले रखा था। मैं चंद लम्हों के लिए सख्ते में आ गया और मैंने घबराई आवाज़ में पूछा, क्या मतलब? बदमाशों में से एक ने अपना खुरदुरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे एक तरफ धकेल कर बोला, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को रास्ता दो, साइड पर हो जाओ। मैंने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन वो खुरदुरा हाथ मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। मैं साइड पर हो गया। उस महज़ब शख्स ने क्लिनिक में पाँव रखा, आगे बढ़ा और वो सारे बदमाश उसे हिसार में लेकर चल पड़े। मुझे इस सारे मामले की समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहा और इसके बाद मैं भी अंदर आ गया और अपने दोस्त के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो सारे बदमाश मेरे दोस्त के कमरे के बाहर खड़े थे। वो मूँछों पर ताव देते थे, कलाशनकोफें लहराते थे और दाएं बाएं देखते थे। मैं अंदर दाखिल होने लगा तो एक बदमाश ने आगे बढ़कर दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रख दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो खुरदरी आवाज़ में बोला, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। मैंने वजह पूछी तो बोला, अंदर हमारे डॉक्टर साहब हैं, जब तक वो बाहर नहीं आते कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तैश में दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने मुझे जकड़ लिया। मैं इनके साथ उलझ पड़ा, जिसके बाद क्लिनिक में शोर हो गया। मेरा शोर अंदर गया तो मेरा दोस्त बाहर आ गया। वो मेरी हालत देखकर घबरा गया और भागकर अंदर वापस चला गया। ज़रा देर बाद अंदर से वही महज़ब आवाज़ बाहर आई, भाई इन्हें अंदर आने दें, ये हमारे दोस्त हैं। बदमाशों ने फ़ौरन मेरा गिरबान छोड़ा, मेरी शर्ट की सिलवटें दुरुस्त की और मुझे बड़े आराम से अंदर धकेल दिया। अंदर वही महज़ब शख्स कुर्सी पर बैठा था और मेरा दोस्त उसके पहलू में खड़ा होकर शर्मिंदगी और खिफ़त से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा मुंह सुर्ख था और मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो महज़ब शख्स उठा, उसने अंग्रेज़ी में मेरे साथ माजरत की और मुझे साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। हम तीनों चुपचाप बैठ गए। मेरे दोस्त की नज़रें नीची थीं, कमरे की फ़िज़ा बोझल हो चुकी थी। मेरे दोस्त ने हालात बेहतर बनाने के लिए कहकहा लगाया और इन साहब की तरफ इशारा करके बोला, आप हैं डॉक्टर अजीज़, मुल्क के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। वो साथ ही मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, आपको कौन नहीं जानता, आप हैं। मैं खामोश रहा। चंद सेकंड के वक्फे के बाद डॉक्टर अजीज़ बोले, मेरे गार्ड्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये गंवार लोग हैं, ये किसी के स्टेटस से वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर अजीज़ बोले, मैंने ये लोग अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं और मेरा तजर्बा है आपके गार्ड्स जितने गंवार, उजड़ और गैर महज़ब होंगे, इस माशरे में आपको उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी। मैंने पहली मरतबा डॉक्टर साहब की तरफ दिलचस्पी से देखा। डॉक्टर साहब मुस्कराए। मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मेरे क्लिनिक हैं। मैं हफ्ते में 2 दिन दुबई भी जाता हूँ। लिहाजा ये गार्ड्स मेरी जान, मेरी प्रैक्टिस और मेरे स्टेटस की हिफाजत करते हैं। अगर ये मेरे साथ ना हो तो मैं अगवा हो जाऊँ, जान से जाऊँ या 10-20 करोड़ देकर जान छुड़वाऊँ। मैं चुपचाप सुनता रहा। वो बोले, गार्ड से पहले मुल्क में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी। मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता था तो घंटा घंटा लाइन में खड़ा रहता था और मेरी बारी नहीं आती थी। मरीज़ों के लवाहिकीन मेरे क्लिनिक में मेरी बेइज्जती कर जाते थे। लोग मेरी गाड़ी पर स्क्रैच डाल देते थे। कारपोरेशन का अमला 10-10 दिन मेरे घर के सामने से कचरा नहीं उठाता था और लोग सड़क पर मुझे रास्ता नहीं देते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने गार्ड्स रखे हैं, पूरा मुल्क मेरी इज़्ज़त कर रहा है। मैं बैंक जाता हूँ तो मैनेजर मुझे रिसीव करने के लिए बाहर आ जाता है। मेरे गार्ड्स की एक गाड़ी मेरे आगे और दूसरी पीछे चलती है, लिहाजा सारी गाड़ियाँ हमें रास्ता देती जाती हैं और ट्रैफिक पुलिस तक इशारा तोड़ने पर मुझे नहीं रोकती। चुनांचे मुझे महसूस होता है मैं ज़िंदगी में इससे पहले झक मारता रहा हूँ। मैंने कुर्सी पर पहलू बदला और उनसे अर्ज़ किया, आपने ये सब कहाँ से सीखा? डॉक्टर साहब मुस्कराए। मैंने ये फार्मूला इस मुल्क के हुक्मरानों से सीखा। मेरे मुल्क के हुक्मरानों ने मुझे सिखाया। इस मुल्क में सिर्फ वही शख्स कामयाब और महफूज है जिसके हाथ में डंडा है। हुक्मरानों ने मुझे बताया, इस मुल्क का सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा आइन और सबसे बड़ा दस्तूर डंडा है। डंडा पाकिस्तान की हर रवायत, हर कानून और हर ज़ाब्ता बदल सकता है
اور اس ملک میں جس شخص کے پاس ڈنڈا نہیں وہ 2/3 اکثریت کے باوجود بے بس اور لاچار ہے۔ اس شخص کا اس ملک میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ بولے، آپ صدر ایوب خان سے صدر پرویز مشرف تک پاکستان کے تمام فوجی سربراہوں کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ کس قانون کے تحت صدر بنے تھے؟ وہ رکے اور دوبارہ بولے، ان لوگوں کا قانون ڈنڈا تھا، ان کے پاس طاقت تھی، لہٰذا محترمہ فاطمہ جناح ہوں، شیخ مجیب الرحمان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا پھر نواز شریف، کوئی سیاسی لیڈر ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، جبکہ ان کے مقابلے میں ڈنڈے والے اس وقت تک حکمران رہے جب تک زندگی اور صحت نے انہیں مہلت دی، اور پارلیمنٹ سے لے کر عدالت اور مذہب سے لے کر عوام تک کوئی ادارہ، کوئی قانون ان کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے ذاتی اقتدار کے لیے اسمبلیاں توڑیں، آئین منسوخ کیے، اپنی مسلم لیگیں بنائیں اور اپنی مرضی کے الیکشن کرائے، مگر کسی نے ان کا ہاتھ نہ روکا۔ یہ لوگ پوری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں پورے اعزاز سے دفن کیا گیا۔ کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا تھا۔ وہ رکے اور تھوڑی دیر بعد بولے، ڈنڈے کا یہ فلسفہ اس ملک کے جس شخص کو سمجھ آ گیا وہ سکھی ہو گیا۔ آپ یقین کریں، اس ملک کی پولیس عوام کی حفاظت کے لیے مارد وجود میں نہیں آئی، یہ صرف ڈنڈے والوں کی سیکیورٹی اور ان کے دشمنوں کو کچلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ملک کی عدالتیں کمزوروں اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں، یہ ڈنڈے والوں کے ناجائز اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے بنی ہیں۔ اور CBR سے لے کر ریلوے تک اس ملک کا کوئی ادارہ عوام کے لیے نہیں بنا۔ یہ تمام ادارے حکمران کلاس کی عیاشی کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے بنے ہیں۔ چنانچہ میں جان گیا اگر میں نے اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو مجھے بھی ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا ہوگا۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بولے، تم مدرسہ حفظہ کی مثال لو، اس مدرسے کی 5000 طالبات نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، تم ان ڈنڈوں کی طاقت دیکھو۔ ان طالبات نے 21 جنوری سے چلڈرن لائبریری پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن حکومت کو جولائی تک قبضہ چھڑانے کی جرت نہیں ہوئی۔ ان ڈنڈوں کے پیچھے بیٹھ کر مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید غازی نے اپنی پولیس اور اپنی عدلیہ بنائی۔ انہوں نے اسلام آباد کے 10 مربع کلومیٹر میں شریعت نافذ کر دی، لیکن تاریخ کے طاقتور ترین صدر جنرل پرویز مشرف بھی خاموش بیٹھے رہے۔ اس لیے وہ کبھی علماء کرام سے مدد کی اپیل کر رہے تھے اور کبھی سول سوسائٹی کو مداخلت کی دعوت دے رہے تھے۔ کیونکہ مدرسہ حفظہ کے طالبات کے پاس 5000 ڈنڈے تھے۔ وہ رکے اور میری طرف مڑ کر بولے، ان طالبات کو ڈنڈے اٹھانے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ میں خاموش رہا۔ وہ گویا ہوئے، ان کے ہاتھ میں 12 اکتوبر نے ڈنڈے دیے تھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے تھے اگر ایک ڈنڈے سے سارا آئین اور قانون فارغ ہو سکتا ہے تو 5000 ڈنڈے حکومت کی ساری رٹ بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، اب تم بتاؤ حکومت نے 10 جولائی 2007 تک ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، حکومت جانتی تھی ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، اور اس ملک میں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو کوئی شخص اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ڈاکٹر اٹھے، سلام کیا اور گارڈز کے جلوے میں کلینک سے باہر نکل گئے۔